आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने न केवल भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास किया बल्कि अंग्रेजी कानून के क्षेत्र में भी इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर की, जो इंग्लैंड की बार ऑफ लिंकन्स इन में आमंत्रित होने वाले पहले एशियन थे। उनका जीवन संघर्ष और त्याग और सफलता की एक अनूठी गाथा। 24 जनवरी 1826 को बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का बचपन बहुत सी प्रतिभाओं से भरा हुआ था। उनके पिता प्रसन्ना कुमार टैगोर और दादा गोपी मोहन टैगोर शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अग्रणी थे, लेकिन इन्होंने कुछ और किया। गोपी मोहन टैगोर तो हिंदू कॉलेज के संस्थापकों में से भी एक थे। ये बात आसान नहीं थी मेरे प्रियो, और उन जमाने में ऐसी सारी चीजें होना बहुत मुश्किल था। लेकिन इनकी बात कुछ और ही है। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर बचपन से ही पढ़ाई में अत्यधिक मेधावी थे, बहुत आगे थे। उन्होंने एक बार 40 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति भी जीती थी। 40 रुपए बहुत होते थे भाई उन दिनों में, जो उस समय एक बड़ी राशि थी, ऐसी राशि जो किसी को मिल जाए तो बस वो लखपति। 1842 में उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यह अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। अफसोस कि जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली वो पूरा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ उनका संपर्क राजनारायण बोस और गोविंदा चंद्र दत्ता से हुआ। ये नाम छोटे नहीं है प्रियो। इतिहास में अगर आप मुड़कर देखेंगे तो इनके बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, जिनका प्रभाव उनके जीवन में भी पड़ा। यीशु मसीह को ग्रहण करने का निर्णय भी उन्होंने इन्हीं दिनों में लिया। उन दिनों में लोग यीशु मसीह को विश्वास करने वालों के बारे में बहुत अलग से सोच रखते थे। कुछ लोगों को यह गलत लगता था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह सही था और लोग सिधाई और सच्चाई पर भरोसा करते थे जो लोग देखते थे। 1851 में श्री कृष्ण मोहन बैनर्जी के प्रभाव में आकर उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें यीशु के बारे में बताने वाले कोई विदेशी नहीं थे, लेकिन भारतीय ही थे। लेकिन ये निर्णय आसान नहीं था। उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया, संपत्ति से बेदखल कर दिया और समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। लोगों के लिए जो विदेशी धर्म माना जाता था वो एक बहुत बड़ा टैबू के समान था, जैसे कि आज के दिनों में भी लोगों ने इसे बना रखा है। सच्चाई वो कुछ और ही है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं सच्चाई और वो किसी भी बात पर बहस नहीं करते, उन्हें सच्चाई और सिधाई समझ में आती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी समझ और जिनकी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही बड़ी और आगे बढ़ती है। उनकी शादी कमलमणि बैनर्जी से हुई, जो कि कृष्ण मोहन बैनर्जी की पुत्री थी। वैसे कृष्ण मोहन बैनर्जी के जो बच्चे थे उनमें से कईयों की शादी बड़ी अलग हुई, और जब उनका विवाह हो गया तो उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया। उसको छोड़ जाने के बाद ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर ने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उनकी हिम्मत और बड़ी हुई थी। बैनर्जी बहुत पढ़े लिखे थे और उनमें हिम्मत भी बहुत थी। वो समझदार थे, वो भला बुरा जानते थे। उन्होंने अपने अधिकार के लिए अदालत में मुकदमा कर दिया। ये मुकदमा होने के बाद न्यायपालिका ने भी उनके पक्ष में निर्णय सुनाया, जो कि उनके लिए बनता था, और उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा मिल गया। 1859 में वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए इंग्लैंड चले गए। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हिंदू लॉ और बंगाली भाषा के प्रोफेसर के रूप में काम किया, और ऐसे प्रोफेसर की जॉब मिलना, काम मिलना आसान नहीं था। 1861 में वे किंगस्टन पार्क गार्डन्स में रहने लगे, जहाँ कई भारतीय छात्र उनके संपर्क में आए। वैसे भारतीय छात्रों से दूसरे देश में मिलना मामूली बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारे भारतीय छात्र विदेश में जाकर अपनी बड़ी पढ़ाई करते थे, इसलिए उनको वहाँ पर ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हुई। वहीं उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और 1862 में उन्हें लिंकन्स इन की बार से निमंत्रण मिला। यह अभूतपूर्व उपलब्धि थी, ऐसी उपलब्धि जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। वे पहले एशियन व्यक्ति थे जिन्हें इंग्लैंड की प्रतिष्ठित बार काउंसिल में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ, यानी कि वहाँ के जो वकीलों की जो बार काउंसिल थी उसका मेंबर बनने का मौका मिला। 1864 में वे भारत लौटे और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। उनका नाम प्रमुख अधिवक्ताओं में गिना जाने लगा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में कठिनाइयां बनी रही। इंग्लैंड में वो बहुत आराम से थे, बड़ा नाम था, बड़ी शौहरत थी, लेकिन भारत आकर उन्होंने ये सब कुछ सहा। 1869 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद वो दोबारा इंग्लैंड चले गए। उन्होंने अपनी 2 बेटियां भावेंद्र बाला
और सत्येंद्र बाला के साथ इंग्लैंड में जीवन व्यतीत किया। उनके परिवार का भारत में नाम और प्रभाव और वो सब काम जो उन्होंने ऐसे भारत में किए थे, भारतीय कोर्ट में किए थे, वो सब उपलब्धियां आज की पीढ़ी में इतिहास पर पढ़ने वाली वो ज़रूर जानती हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि इस महान व्यक्ति की गाथा ज़रूर अपने चर्च में सुनाइए। कम से कम इसके लिए मौका दीजिए। 5 जनवरी 1890 को इस महान विभूति का देहांत हो गया, लेकिन उनका बलिदान हमें दिखाता है कि समाज के बेड़ियों को तोड़ते हुए सत्य के मार्ग पर डटे रहना आवश्यक है। उन्होंने अपने विश्वास, संघर्ष और बुद्धिमत्ता से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी मिसाल कायम की है। ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि यदि हम अपने संकल्प में मजबूत हों तो कोई भी कठिनाई क्यों ना हो हमें रोक नहीं सकती। आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, अलग किया है। हम मसीह की देह के अंग हैं। हम अपने जीवन से, अपने व्यवहार से परमेश्वर की महिमा और इस देश की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। हम जहाँ हैं यह हमारा है, कोई हमें यहाँ से अलग नहीं कर सकता। अब हम जहाँ हैं इसके लिए हमें काम करना है। सच्चे भारतीय होने का स्वभाव और व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए। शुरुआत छोटी छोटी कामों से कीजिए। ये कहानियाँ जो मैं हर सप्ताह का कहानी आपको सुनाता हूँ, इसे अपने चर्च में बताइए, औरों को बताइए उनको कि कैसे भारतीय मसीह स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी में बड़ा बलिदान दिया, जिन्हें लोगों ने भुला दिया, लेकिन आज फिर से याद करने की ज़रूरत है। प्रभु आपको प्रेरित करे। यदि आपके मन में बोझ हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए अपनी ऑफरिंग्स हमें भेज सकते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर बना सकें, ताकि मसीह की महिमा हो। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।